Namaste, Sastrikal, Came Cho, Assalamu alaikum viewer. This is Priya. Today we will start class 6th History chapter 9 Traders, Kings and Pilgrims। एक बार की बात है, एक गांव में मेला लगा होता है और एक लड़की होती है जिसका नाम होता है जगनी। वो जाती है मेला देखने अपनी मदर के साथ। उस फेयर में, उस मेले में वो देखती है बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन के पॉट होते हैं, टॉयज़ होते हैं और प्रिंटेड क्लोथ भी मिलते हैं। वो बोलती है अपनी मदर से कि मम्मी, इतना सारा सामान, इतना सुंदर सुंदर सामान लोग कहाँ से लाते हैं? तो उसकी मदर बताती हैं कि बेटा, ये सारी चीज़ें लाते हैं ट्रेडर्स। जहाँ पे सामान बनता है वहाँ से ट्रक और बसेस में लोड करके यहाँ पर लेकर आते हैं मेले में, जिससे कि इसको बेचे। और फिर ये क्या करते हैं, जब मेला ख़त्म हो जाता है तो ये सामान लेके अपना वापस चले जाते हैं और फिर दोबारा से जब मेला लगता है तो अपना सामान ये फिर दोबारा से लेकर आ जाते हैं। हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स। ट्रेड मतलब व्यापार और ट्रेडर्स जो व्यापारी होते हैं, इनको हम कैसे पता लगा पाते हैं कि ट्रेड और ट्रेडर्स हैं? ट्रेडर्स वो लोग होते हैं जो एक जगह से सामान को दूसरी जगह ले जाते हैं सेल करने के लिए, बेचने के लिए। क्या आपको पता है कि पहले के टाइम पे साउथ इंडिया में रोमन एम्पायर से लोग आते थे। रोमन एक कंट्री है, वहाँ से लोग आते थे साउथ इंडिया में और गोल्ड, स्पाइसेस जैसे कि पेपर, काली मिर्च जो होती है वो लेकर जाते थे यहाँ से, और कुछ प्रीशियस स्टोन भी। पेपर को तो ब्लैक गोल्ड बोला जाता था। ये सुनने के बाद चीकू बोलता है, वाह, मैं भी जाऊंगा और ब्लैक गोल्ड बेच के आऊंगा और खूब पैसे कमा के लाऊंगा रोम से। तभी प्रिया मैम बोलती है, अरे बुद्धू, वो पहले के टाइम की बात हो रही है, ना कि अभी के टाइम की। चलो पढ़ाई में ध्यान लगाओ। तो ये सारा सामान लेकर जाया जाता था शिप से, सी के थ्रू या फिर लैंड से। ये ट्रेड की स्टोरी हमें साउथ इंडिया से पता चली, क्योंकि साउथ इंडिया में ना बहुत सारे रोमन गोल्ड कॉइन मिले थे, तो उससे लोगों ने सोचा कि पक्का यहाँ भी ट्रेड होता होगा। हमारी कंट्री में ट्रेडर्स अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से होते हुए आते थे। इस मैप में आप देख सकते हो, अगर ट्रेडर्स को ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया से आना होता था तो वो साउथ वेस्ट मानसून, मतलब साउथ वेस्ट विंड चलती थी ना, हवा चलती थी, तब वो देखो यहाँ पर आप इस मैप में देख सकते हो, इस डायरेक्शन से आते थे पहले ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया को क्रॉस करते हुए, और अब ये इंडिया में आ रहे हैं। साउथ वेस्ट मानसून इसलिए बोला गया है क्योंकि देखो यहाँ पे साउथ डायरेक्शन है और यहाँ पर ये फिर वेस्ट डायरेक्शन है, इस वजह से। तो ऐसे पहुँचते थे ये वेस्टर्न कोस्ट पे। नेक्स्ट, न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मैप में, ये सी के पास में ये वाला जो एरिया है ना, इसे बोलते हैं कोस्ट, ठीक है। तो जो कोस्ट लाइन वाला एरिया होता था ना, ज़्यादातर चीफ और किंग्स वहीं पे रहना पसंद करते थे क्योंकि बहुत फर्टाइल होता था। जैसे कावेरी रिवर है, तो कावेरी रिवर के पास में बहुत फर्टाइल, बहुत अच्छा एग्रीकल्चर होता है, क्योंकि हिल्स, प्लेटू, रिवर वैली, ये सब कुछ होता है वहाँ पे। तो संगम पोयम में एक तमिल वर्ड लिखा है मुवेंद्र, इसका मतलब होता है 3 चीफ्स। और ये जो 3 चीफ्स है, ये है चोलास, चेरास और पांड्यास। ये तीनों 3 रूलिंग फैमिलीज के हेड थे। उस टाइम पर ये साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल थे, और ये बात है 2300 ईयर्स पहले की। ये सुन के चीकू फिर बोलता है, मैम, इतनी पुरानी बात, इस टाइम तो मेरे परदादा भी जिंदा नहीं होंगे। सही बोला बच्चा, ये बहुत पुरानी बात है। अब हर एक चीफ के 2-2 सेंटर हुआ करते थे, एक तो 1 इनलैंड पे और एक कोस्ट पे। तो टोटल हो गई 6 सिटीज़, क्योंकि एक चीफ को अगर 2 सेंटर मिल रहे हैं तो 3 चीफ्स को 6 सिटीज़ मिल जाएंगी। तो अब इन 6 सिटीज़ में जो इम्पॉर्टेंट थी वो थी पुहार और कावेरीपट्टनम, ये चोलास का पोर्ट था, और पांड्यास की जो कैपिटल थी मदुरई, वो। अब ये जो चीफ होते थे, जो किंग होते थे, टैक्स तो लेते नहीं थे किसी से, ये बस डिमांड करते थे कि हमें गिफ्ट दो। और ये एज अ मिलिट्री का भी काम करते थे कि आसपास की जो नेबरिंग एरिया है वहाँ पे कैप्चर कर लो लड़ाई झगड़ा करके, और वहाँ का जो वेल्थ है, जो भी सोना पैसा जो भी है, वो सब कुछ ले लो। और जो सोना है वो कुछ तो अपने पास रखो, और बाकी जो जो इनके सपोर्टर्स होते थे ये उनको दे देते थे, या फिर जो फैमिली मेम्बर होते थे, या सोल्जर्स, या पोइट्स। संगम की काफ़ी सारी पोएम में पोइट्स ने इनकी जो चीफ है, जो किंग है, उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा तारीफ़ करते थे ये लोग, उतना ही जो किंग थे वो प्रीशियस स्टोन, गोल्ड, हॉर्सेस, एलिफेंट, चैरियट्स, फाइन क्लोथ्स दिया करते थे इन लोगों को।
अब इनके 200 ईयर बाद आए सतवाहनास डायनेस्टी, और इस डायनेस्टी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर थे वो थे गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी। इनके बारे में हमें एक इंस्क्रिप्शन से पता चला जो कि इनकी मदर गौतमी बालाश्री ने लिखा था। साउथ में रूल करते थे ये, तो इस वजह से बोला जाता था दक्षिणा पथा। इसको हम ऐसे लर्न कर सकते हैं कि देखो साउथ को हिंदी में दक्षिण बोलते हैं, तो इसी वजह से दक्षिणा पथा बोला जाता था। इन्होंने अपनी आर्मी ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न कोस्ट में भी भेजी थी। द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट। आपने मोस्टली सिल्क के बारे में अपनी मॉम से सुना होगा कि सिल्क का सूट, सिल्क की साड़ी, तो ये सिल्क आया कहाँ से, फर्स्ट टाइम ये सिल्क कहाँ पे बना था? तो आज हमें पता चलने वाला है इस सभी क्वेश्चंस का आंसर। सिल्क के बहुत ग्लॉसी कलर होते हैं, स्मूथ टेक्सचर होता है, तो इस वजह से सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है इसकी। सिल्क बनाने का प्रोसेस टफ होता था क्योंकि उसको सिल्क वॉर्म के कोकोन से लेते थे, उसके बाद थ्रेड में बुनते थे, तब जाके क्लोथ बनता था। सिल्क बनाने की टेक्निक सबसे पहले इन्वेंट हुई थी चाइना में 7000 ईयर पहले। और गजब की बात तो ये है कि चाइना ने इसको बनाने की टेक्निक किसी को बताई नहीं 1000 ऑफ ईयर तक। अगर किसी को भी सिल्क लेना होता था तो वो हॉर्स या कैमल से आते थे लेने के लिए, और जिस रूट से ये जाते थे उस रूट को बोला जाता था सिल्क रूट। कभी कभी जो चाइनीज रूलर थे ना वो ईरान और वेस्ट एशिया की रूलर को सिल्क गिफ्ट करते थे। इस तरीके से जो वेस्ट एशिया थी ना वहाँ पर सिल्क के बारे में पता चला, और 2000 ईयर पहले सिल्क को पहनना एक फैशन में आ गया था। जो रिच पीपल होते थे ना, जो अमीर लोग होते थे रोम के, वो सिल्क पहनते थे क्योंकि सिल्क बहुत एक्सपेंसिव था, महंगा था, हर कोई नहीं ले पाता था। क्योंकि सिल्क को ना बहुत डेंजरस रोड से लेते हुए, माउंटेन से, डेजर्ट से होते हुए तब लेकर आते थे। तो जो भी ट्रेडर्स थे ना वो बहुत एक्सपेंसिव, बहुत हाई प्राइस में बेचते थे सिल्क को। और ऐसे रूट से आते हुए, ऐसे रास्ते से आते हुए ट्रेडर्स को कुछ पेमेंट भी करनी पड़ती थी वहाँ के लोगों को। इसी वजह से ज़्यादातर जो किंग थे वो कोशिश करते थे कि ये जो सिल्क रूट है, जिस रूट से सिल्क को लेकर जा रहे हैं, इस पर कब्जा कर लो, क्योंकि जो भी जाएगा सिल्क रूट से वो हमें टैक्स देते हुए जाएगा या फिर गिफ्ट देगा। जो भी ट्रेडर्स जाएंगे उनको ट्रिब्यूट, टैक्स और गिफ्ट देने पड़ेंगे, और इसके रिटर्न में हम लोग उनकी प्रोटेक्शन करेंगे कि तुम्हें जो तुम्हारा सिल्क है उसे कोई चोरी नहीं करेगा और तुम लोग आराम से जा सकते हो इस रास्ते से। 2000 ईयर्स पहले जो कुशाना थे वो सबसे अच्छे रूलर माने जाते थे सिल्क रूट के। उन्होंने अपना रूल सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कर लिया था। इनके अंडर में ना 2 मेजर सेंटर थे, पेशावर और मथुरा। तक्षशिला भी इन्हीं के किंगडम में इंक्लूडेड था। तो इनका जो रूल था ना वो पूरे सिल्क रूट पे, जहाँ सेंट्रल एशिया से लेकर और जो इंडस रिवर है ना उसके माउथ पे जो सी पोर्ट थे जितने भी, वो सारे इसी के अंडर में थे। और यहीं से वो जो सिल्क था वो शिफ्ट होती थी रोमन एम्पायर में। कुशाना ही वो रूलर थे जिन्होंने सबसे पहले गोल्ड कॉइन को इशू किया था। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, तो आप ये नोट डाउन कर लेना। और ये कॉइन ट्रेडर्स यूज करते थे सिल्क रूट पे। द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। अब मोस्ट फेमस कुशाना रूलर थे कनिष्का। इन्होंने 1900 ईयर पहले रूल किया था। इन्होंने एक बुद्धिस्ट काउंसिल बनाई थी, उसमें इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस होते थे। और एक अश्वघोषा पोएट थे जिन्होंने बुद्धा के बारे में बायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था बुद्ध चरिता। बुद्धिज़्म काफ़ी सारे फॉर्म में होते थे, जैसे कि महायाना बुद्धिज़्म। तो जो महायाना बुद्धिज़्म है ना उनको 2 डिस्टिंक्ट फीचर में बताया गया है कि पहले क्या होता था कि कोई स्कल्पचर नहीं होता था बुद्धा का। पीपल ट्री यानी कि कोई जैसे ट्री है उसका ही स्कल्पचर होता था, उसी की मूर्ति होती थी, बुद्धा की कोई मूर्ति नहीं होती थी। लेकिन बाद में बुद्धा की मूर्ति बनाई गई मथुरा और तक्षशिला में। अब सेकंड चेंज यह आया बुद्धिज़्म में कि बोधिसत्वास, यानी कि जिस पर्सन को एनलाइटमेंट ज्ञान मिलता था तो वो अपना जो जैसे ज्ञान मिल गया उसे, तो वो कहीं भी जा सकता है शांति वाली जगह पे और मेडिटेशन कर सकता है। बट ये करने के बजाय वो लोग पूरे वर्ल्ड में जाते थे, लोगों की हेल्प करते थे, लोगों को इस बारे में बताते थे। बोधिसत्वा की वर्शिप, पूजा होने लगी काफ़ी सारी कंट्रीज़ में, जैसे कि यहाँ पे कुछ पॉपुलर कंट्रीज़ बताई गई है, सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया, जापान। बुद्धिज़्म वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में भी अच्छे से स्प्रेड हो गया था, फैल गया था। तो जो वहाँ पे हिल्स होती थी ना, तो उन हिल्स को कट करके केव बनाई जाती थी और काफ़ी सारे मॉन्क वहीं पे रहते थे। मॉन्क्स के लिए ये केव किंग, क्वीन, मर्चेंट्स और फार्मर्स बनवाते थे। ज़्यादातर केव्स वेस्टर्न घाट पे होती थी, तो इस वजह से जो ट्रेडर्स थे ना वो भी अगर आते थे जब इंडिया में, तो वो भी इस केव में रुक जाते थे, मोनेस्ट्रीज में रुक जाते थे जो धर्मशाला होती थी।
अब साउथ ईस्टवर्ड की बात करें तो श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और भी काफ़ी सारे पार्ट साउथ ईस्ट एशिया का, जैसे कि इंडोनेशिया, यहाँ भी बुद्धिज़्म स्प्रेड हो गया था, फैल गया था। इस एरिया में सबसे ज़्यादा थेरावाड़ा बुद्धिज़्म पॉपुलर था। ऐसे ही काफ़ी सारे बुद्धिज़्म के पार्ट्स होते हैं। द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स। अब पिलग्रिम मतलब तो आपको पता ही होगा, तीर्थयात्री जो होली प्लेसेस पे जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो उस टाइम पर ना जो ट्रेडर्स थे वो लैंड के थ्रू आते थे, कारवान्स और शिप्स के थ्रू। तो इसी तरीके से पिलग्रिम्स भी आते थे उस टाइम पर, इसी रूट को फॉलो करते करते। यहाँ पे 3 पिलग्रिम्स के बारे में बताया गया है जो चाइना से आए थे, चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स, फायान, वेंगजेंग और आइंग। फायान आए थे 1600 ईयर पहले, वेंगजेंग आए थे 1400 पहले और आइंग आए थे वेंगजेंग के 50 ईयर्स बाद। अब ये पिलग्रिम्स बुद्धा को मानते थे, तो ये उसी प्लेस पे जाते थे जहाँ पे बुद्धा की लाइफ से कुछ रिलेटेड था और जो मोनेस्ट्रीज थी वहाँ पे विजिट करते थे। जब ये जाते थे तो अपनी जर्नी में, मतलब ये जो यात्रा करते थे, तो उसमें एक अपने साथ में बुक रखते थे, जिससे कि उस बुक में लिख सकें कि इन्होंने क्या क्या डेंजरस चीज़ें फेस करी और कैसे ट्रैवल किया, क्या क्या देखा, और उस बुक को अपने साथ ही रखते थे जब तक ये वापस ना आ जाते थे अपनी कंट्री में। चलो बच्चों, अब मैं बताती हूँ कि फायान जब इंडिया से वापस जा रहे थे चाइना, तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। वो बंगाल से जा रहे थे, और जब वो बंगाल से जा रहे थे तो काफ़ी भयानक तूफान आया। अब इस तूफान में ना जो भी मर्चेंट थे जो शिप में बैठे हुए थे, उन्होंने अपना सामान फेंक दिया जिससे कि शिप ना डूब जाए, लेकिन इन्होंने बुक्स को और एक स्टैचू था बुद्धा का, उसको अपने पास रखा, बाकी सारी चीज़ें फेंक दी। इस तूफान ने इनको 13 डेज तक परेशान किया। इस तूफान के अंदर ना तो ईस्ट का पता चल रहा था ना वेस्ट का, बस सन, मून और स्टार्स दिख रहे थे। ऐसे ही जब ये जावा गए थे, जावा इंडोनेशिया में है, तब इनको 90 डेज तक फेस करना पड़ा था ये सारी प्रॉब्लम को। ये वहाँ पर 5 मंथ तक रहकर आए थे और फिर दोबारा अपने चाइना में आ गए थे। ऐसा ही कुछ वेंगजेंग के साथ हुआ। इन्होंने लेकिन लैंड रूट फॉलो किया। इन्होंने कहा अरे मैं तो लैंड रूट से ही जाऊँगा, सबसे सेफ होता है। तो इन्होंने काफ़ी सारा सामान ले लिया, जैसे कि स्टैचूज ऑफ बुद्धा, गोल्ड, सिल्वर, सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी को बोलते हैं सैंडलवुड, और 600 मैन्यूस्क्रिप्ट्स। अब इतना सारा सामान इन्होंने 20 हॉर्सेस पे लोड कर दिया। लेकिन बीच में आ गई थी एक रिवर। अब इनको रिवर तो क्रॉस करना पड़ेगा। तो जब ये रिवर क्रॉस करे थे तो बोट पलट गई थी, इस वजह से इनके 50 मैन्यूस्क्रिप्ट लॉस हो गए थे। अपनी बाकी की पूरी लाइफ इन्होंने मैन्यूस्क्रिप्ट को संस्कृत से चाइनीज़ में ट्रांसलेट करने में ही बिता दी। इन्होंने नालंदा में भी स्टडी करी थी। तो यहाँ पे जो टीचर्स थे ना, वो भी काफ़ी टैलेंटेड थे, और जो मोनेस्ट्री है ना, वहाँ के बहुत स्ट्रिक्ट रूल थे और लोगों को फॉलो करने पड़ते थे। और जो भी यहाँ पे एंट्री लेता था ना, उनको जो गार्ड था, उनको गार्ड क्वेश्चन पूछता था, तो 10 क्वेश्चन में से ना लोग 7 ही क्वेश्चन का आंसर दे पाते थे। इतने ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे। नेक्स्ट, द बिगनिंग ऑफ भक्ति। ये वो टाइम था जब डेटीज़ की वर्शिप होती थी, देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। जैसे कि हिंदुइज्म में आप देख सकते हैं, जो शिव और विष्णु होते हैं, उन डेटीज़ की पूजा की जाती है। और फीमेल में देखा जाए तो दुर्गा माता होती हैं। इस टाइम पर भक्ति का जो आइडिया था वो बहुत पॉपुलर हो रहा था। और भक्ति मतलब ये बोला जाता था कि जो भी पर्सन जिस भी डेटी को, जिस भी भगवान को मान रहा है, वो उनको सब कुछ समर्पित कर दे। और सभी लोग भक्ति का पाथ फॉलो कर सकते थे, चाहे वो रिच हो या पुअर, या हाई या लो कास्ट, या मैन या वीमेन। भक्ति का आइडिया भगवत गीता से लिया गया है। ये हिंदू की ना एक धार्मिक बुक है, और गीता के बारे में महाभारत में भी लिखा है। इसमें कृष्ण जी ने बोला है अर्जुन से कि तुम मेरे फ्रेंड हो, और सब कुछ त्याग के, सारे धर्म त्याग के तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारी सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। जो भी भक्ति के पाथ को फॉलो करता था वो किसी देवी या फिर देवता को पूजता था। तो चलो, इस चीज़ से एक चीज़ अच्छी हुई कि सैक्रिफाइस नहीं होते थे। सैक्रिफाइस मतलब जैसे पहले बलि देते थे ना, वो चीज़ खत्म हो गई थी। अब भगवान को पूजा जाता था, और ये लोग अपने डेटी को, अपने देवता को पूरे सच्चे दिल से चाहते थे। अब डेटी भगवान को भी लोग अलग अलग तरीके से देखते थे। कोई ह्यूमन बीइंग की तरह देखता था, कोई लायन की तरह, कोई ट्री की तरह, और भी बहुत सारी फॉर्म होती थी। तो जो आर्टिस्ट थे ना, उन्होंने देखा कि जो लोग हैं वो इमेजेस अपने माइंड में थॉट कर रहे हैं कि इस तरीके के होते हैं भगवान, हमारे इस तरीके के होते हैं। तो वो ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाने लगे, ब्यूटीफुल बहुत सुंदर सुंदर इमेजेस बनाने लगे डेटीज़ की। यहाँ पे आप इस फिगर में देख भी सकते हैं, एनसीईआरटी में दी हुई ये फिगर। इसमें जो विष्णु जी है ना, उन्होंने वाराह का अवतार लिया है, और वो ना
यहाँ पर आप देख सकते हो जो फीमेल है ये एक अर्थ है, ये ना अर्थ को डूबने से बचा रहे हैं। अब लोग डेटीज़ को बहुत स्पेशल समझते थे, तो उन्होंने सोचा कि ये तो हमारे भगवान हैं, तो हम इनकी पूजा भी करेंगे। तो अपने घर में उनकी इमेजेस लाके उनकी पूजा की जाती थी, भगवान की पूजा की जाती थी। आपने टेम्पल्स में भी देखा होगा कि कितने सारे भगवान होते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो भक्ति से इंस्पायर्ड थे, जो भक्ति को फॉलो करते थे, वो अपने घर में इमेजेस भी रखने लगे और टेम्पल में भी। क्या आपको पता है जैसे इंडिया का जो नेम है वो इंडस रिवर से रखा गया है, ऐसे ही जो हिंदू वर्ड है ना, वो अरब और ईरानियन जो पीपल थे ना, वो ये देखते थे कि जो रिवर के ईस्ट में रह रहा है वो सारे हिंदू हैं, उनके कल्चर को देखकर, उनके रिलीजियस को देखकर, इन सब चीज़ों को देख के। अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो इस मैच द फॉलोइंग का आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। ये थी इस चैप्टर की स्टोरी। इफ यू हैव एनी डाउट राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।